हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब ठीक ही होंगे। तो सभी लोगों को एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल लेट्स गोल पर दिल से स्वागत है। दिल से स्वागत है। तो आज आ, एक नए टॉपिक के साथ फिर आए हैं, जो सीटेट पेपर 2 के लिए, एस्टेट के लिए, या जिसमें भी जीके जीएस पूछे जाते हैं, जो भी एग्जाम है उसके लिए आ, बहुत मेहनत से इसको बनाए हैं। और इस टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। इससे अगर सवाल पूछे जाएंगे तो आप छोड़िएगा नहीं, छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि जहां से भी सवाल उठता है उसको मैंने कलेक्ट कर दिया है, एक जगह इकट्ठा कर दिया है। तो आप बड़े आराम से इसको देखेंगे और इसको कई बार रिपीट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में यह सवाल देखने को मिलेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक, जो किसी ने बड़ा शिद्दत से कहा है, बड़ा खूबसूरत कहा है, बड़ा बेजोर शब्दों में कहा है, पिरोया है, इसको मैं अपनी कहने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि तू अपनी खूबियां ढूंढ, क्योंकि तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग है ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। सपने देखने हैं तो ऊंचा देख, सपने देखने हैं तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी जुनून को जिंदा रख, तू अपनी जुनून को जिंदा रख, तू अपनी जुनून को जिंदा रख, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। भीड़ में चलने के लिए तो आइए शुरू करते हैं, कुछ नया करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम है, आज का जो पॉइंट है, आज का जो मुख्य बिंदु है उसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो यह पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। इससे कई सारे टॉपिक कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और नेक्स्ट में अगर सवाल उठेगा तो यहीं से उठेगा। तो अपने अनुभव से, छोटा सा अनुभव से मैं इसको लिख के लाया हूँ, मेहनत करके लाया हूँ। तो इसे आप जरूर देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। पूछेगा सवाल, एग्जामिनर सवाल करेगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो काल है, जो ईस्वी है, वह किसके बीच है। तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच मानी गई है। पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। इस सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। 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 जैसे इसको कैसे याद रखेंगे, तो सिंधु लड़की है, छोटी सी लड़की है, प्यारी सी लड़की है, तो उस पर हर किसी को दया आती है। दया, छोटी सी नन्ही लड़की है, उसको हर किसी को उस पर दया आती है, यानी दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी। दूसरा टॉपिक याद रखेंगे, सीधे पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज किसने की थी, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। याद रखेंगे, लड़की सिंधु लड़की है और उस पर हर किसी को दया आती है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी माना जाता है। ब्रोंज,
यानी बुरोन जान ही रहे हैं आप लोग। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता यानी सीधे पूछेगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो इसे आप याद रखेंगे। कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु कोई लड़की है, उसको गांव घर में मन नहीं लगता है, शहर में रहना पसंद करती है। यानी इसको याद रखेंगे, इसे याद रखेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय। यानी सिंधु कोई लड़की है, उसको गांव रहना पसंद नहीं है, शहर रहना पसंद है। तो इसे याद रखेंगे, नगरीय, शहर, नगर। याद है ना? याद रखिएगा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता जो नगरीय सभ्यता थी, वहां का जो गलियां बनी होती थी, चौड़ी और सीधी बनी होती थी। चौड़ी और सीधी। कई एग्जाम में यहाँ सीधे सीधे स्टेट या सीटेट पेपर 2 अगर आप एनालिसिस करते होंगे, देखते होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं यह नजर आते ही होंगे। अन्य एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इसकी गलियां चौड़ी और सीधी होती थी, चौड़ी और सीधी होती थी। सीधे पूछेगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो नगर होता था, उसका जो गली बना हुआ होता था, गलियां, वो कैसा बना हुआ होता था? तो एक ऑप्शन आपको मिलेंगे, चौड़ी और सीधी हुआ करती थी। चौड़ा भी होता था और सीधा हुआ करता था। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। आजादी के बाद जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। हड़प्पा, जैसे कहिएगा कि सिंधु घाटी पढ़ाते हड़प्पा क्यों बोलने लगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता में ही 6 बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। 6 बड़े नगरों की, यानी हड़प्पा जो है, कभी आप हड़प्पा देखेंगे, कभी आप मोहनजोदड़ो देखेंगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता का यह बड़े बड़े नगर थे, जो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के लिए अति और महत्वपूर्ण माना जाता था। तो यहीं से सवाल उठता है कि आजादी के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजा गया, कौन राज्य में खोजा गया? तो उसका नाम है गुजरात। उसका नाम क्या है? गुजरात। तो आप याद रखेंगे, आजादी के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजा गया। यानी हड़प्पा का मतलब समझ ही गए होंगे कि हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े नगरों की श्रेणी में इसे रखा जाता था या रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं यह सवाल एग्जामिनर डालता ही है और नेक्स्ट में भी डालने की पूरी संभावना है। जुते हुए खेत के प्रमाण पहले याद रखेंगे। जुते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिला? तो कालीबंगन से मिला। कहां से मिला? कालीबंगन से। जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगन। फिर पूछेगा नक्काशीदार ईंट जो बनता था उसमें नक्काशी यानी उसको गढ़ा हुआ होता था, डिजाइन किया हुआ मिलता था। यह आप याद रखेंगे कि जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगन से मिला। जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगन से। नक्काशीदार ईंटों का प्रमाण कालीबंगन से। नक्काशीदार ईंटों का प्रमाण कालीबंगन से। तो इससे 2 चीज याद रखेंगे। इससे आप 2 चीज याद रखेंगे। पहला याद रखेंगे आप कि जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगन से। जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगन से। दूसरा याद रखेंगे नक्काशीदार ईंटों का प्रमाण कालीबंगन से। अब कहिएगा जी कालीबंगन है कहाँ? सीधे सवाल उठाता है कि कालीबंगन का संबंध किस राज्य से है? तो भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान। कालीबंगन का संबंध राजस्थान से है। भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और कालीबंगन का संबंध राजस्थान से ही है। तो इसे आप याद रखेंगे। जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगन से। नक्काशीदार ईंटों का प्रमाण कालीबंगन से। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं। इस सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस सभ्यता की लिपि अभी तक
पढ़ा नहीं जा सका। सवाल एग्जामिनर सवाल तैयार करेगा कि ऐसी कौन सी सभ्यता थी जिस सभ्यता का लिपि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। उस सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसे आप याद रखेंगे, इस सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ा। लिपि का मतलब समझते ना, जो जैसे अभी हम लोग का लिपि क्या है, तो देवनागरी। हम लोग किस हिंदी जो लिखते हैं वह उस लिपि का क्या नाम है, तो देवनागरी। तो यह लिपि सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था, प्रचलन में नहीं था, यानी था भी तो पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। तो पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ऐसा आप पढ़ा नहीं जा सका है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इस सभ्यता का बंदरगाह लोथल और सुतकोतदा था। लोथल और सुतकोतदा, देखिए इस सभ्यता का बंदरगाह लोथल और सुतकोतदा, यानी व्यापार जो होते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, व्यापार होता था। व्यापार, आयात और निर्यात, आज जो कहते हैं हम लोग, यह सिंधु घाटी सभ्यता में ही था। आयात और निर्यात, लाना और भेजना, तो यही है। इसे आप याद रखेंगे कि सभ्यता का बंदरगाह जो था लोथल और सुतकोतदा। पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वह किन से संबंधित है, उसमें एक ऑप्शन दे देगा आपको लोथल, या अगर लोथल नहीं देगा तो सुतकोतदा देगा। आप कहिएगा कि लोथल कौन से राज्य में है, तो गुजरात में है। लोथल का संबंध गुजरात से है और सुतकोतदा का संबंध भी गुजरात से है। गुजरात के कच्छ जिला में सुतकोतदा का संबंध गुजरात के कच्छ जिला से है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। इस सप्ताह में घोड़े के अस्थिपंजर, इस सप्ताह में घोड़े के अस्थिपंजर मिले। हालांकि सिंधु घाटी सप्ताह में लोग घोड़े का इस्तेमाल करना नहीं जाने थे, घोड़े का इस्तेमाल करना नहीं जाने थे। इसका मतलब ये नहीं था कि घोड़ा उस समय नहीं था। तो उसी का साक्ष्य कहां से मिला है, सीधे सीधे सवाल पूछता है, सीधे सवाल यहीं से उठाएगा कि सिंधु घाटी सप्ताह में घोड़े के अस्थिपंजर किस स्थान से मिले हैं, तो लोथल से भी मिले हैं, कालीबंगन से भी मिले हैं और सुरकोतदा से भी मिले हैं। तो इसे आप याद रखेंगे, अस्थिपंजर लोथल से भी, कालीबंगन से भी और सुरकोतदा से भी मिले हैं। तो इसे आप कई बार रिकॉल करेंगे तो याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य फसल हुआ करता था वो गेहूं और जौ। तो सीधे यहां से एग्जामिनर सवाल उठाता है कि गेहूं और जौ का प्रमाण जो है किस सभ्यता से मिले हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता से तो मिले हैं। तो इस सप्ताह में मुख्य फसल क्या था, तो गेहूं और जौ। इसे आप याद रखेंगे, मुख्य फसल जो था गेहूं और जौ था। नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। तो यहीं से सवाल उठता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित, कहीं कहीं आपको तलवार भी देखने को मिलेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, तो लोहा से परिचित नहीं थे। तो इसे आप याद रखेंगे, लोहा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? यानी रुपया पैसा कहां से आता था? तो दो ही पहलू होता था, हालांकि होता तो बहुत सारा था, लेकिन मुख्य दो थे जो सबसे ज्यादा आय का स्रोत होता था। पहला था कृषि और दूसरा था पशुपालन। तो इसे आप याद रखेंगे, यानी फिर से इसको देख लें कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि था और पशुपालन था। नेक्स्ट चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक था। यानी सिंधु कोई मान लीजिए कि लड़की है तो उस समय लड़की को ऊंचा दर्जा दिया जाता था, मातृसत्तात्मक। जैसे अभी जो हम लोग का समाज है पितृसत्तात्मक है, पिता का चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं का चलता था, यानी इसको क्या बोलते हैं, मातृसत्तात्मक यानी सिंधु कोई लड़की है वो माँ ही होगी, तो मातृसत्तात्मक, इसे इस तरह से याद रखेंगे।
सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक था, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो, जो सिंधु घाटी सभ्यता का बड़े नगरों में माना जाता है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है, यानी स्नान करने के लिए जो बना होता था वो विशाल स्नानागार कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो, एक मूवी भी आई है मोहनजोदड़ो, तो अगर आप मोहनजोदड़ो मूवी देखते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। बहुत सारा जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उसमें दिखाए गए हैं। अगर आपको मौका मिलता है तो आप जरूर इसे देखेंगे। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिले हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ने ही सर्वप्रथम कपास उगाया था। सीधे सीधे सवाल पूछेगा कि कौन सी सभ्यता थी जो सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था, तो इसे आप याद रखेंगे। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया था। नेक्स्ट चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं, यानी यहीं से साक्ष्य मिला है कि वृक्ष की भी पूजा की जाती थी और शिव की भी पूजा की जाती थी, आज भी की जाती है। तो यह जैसे शिव चर्चा आज भी होती है, सिंधु घाटी सभ्यता में भी शिव की पूजा होती थी और वृक्ष की भी पूजा होती थी। तो पूछा जाएगा कि वृक्ष पूजा का साक्ष्य और शिव पूजा का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, किस सभ्यता से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। सिंधु घाटी वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के साक्ष्य के प्रचलन मिले हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा भी प्रचलित थी। आज जैसे पर्दा प्रथा अपने समाज में चरम पर है, अब तो कुछ कमे भी है। जैसे जितना लोग शिक्षित होंगे, जितना लोग पढ़ाई से जुड़ेंगे, उतना पर्दा प्रथा का धीरे धीरे खात्मा हो रहा है, धीरे धीरे हट रहा है। पूरी तरह से हटा नहीं, लेकिन धीरे धीरे हट जाएगा। तो यही पर है, सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा भी प्रचलन थी, पर्दा प्रथा भी प्रचलन में था। और नेक्स्ट मैंने एक बॉक्स में लिखा है टेराकोटा। तो आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। तो इसे आप याद रखेंगे। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, पहला बात। दूसरा है, यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और इसकी गलियां जो बनी होती थी चौड़ी और सीधी बनी होती थी, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, आजादी के बाद हड़प्पा संस्कृति का सबसे ज्यादा अगर खोज हुआ है तो वह गुजरात में हुआ है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं और कालीबंगन का संबंध राजस्थान से है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इस सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इस सभ्यता में जो व्यापार होते थे उसको बंदरगाह बोला जाता था और बंदरगाह जो होता था लोथल से होता था और सुरकोतदा से होता था, यानी दोनों का संबंध गुजरात से ही है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, घोड़े के अस्थि पंजर लोथल से भी मिले हैं, कालीबंगन से भी मिले हैं और सुरकोतदा से भी मिले हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इस सभ्यता में की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। इस सभ्यता का जो मुख्य फसल हुआ करता था गेहूं और जौ हुआ करता था। नेक्स्ट है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो कृषि और पशुपालन किया जाता था। सिंधु घाटी की सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, यानी माँ का चलता था। आज पिता का चल रहा है ना, अभी उस समय माँ का चलता था, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है, तो यह मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट है,
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास उगाया था। कपास जो काली मिट्टी में बहुत होता है, तो इसे आप याद रखेंगे, कपास याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य मिले हैं। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा भी प्रचलन में था। पर्दा प्रथा भी प्रचलन में था, तो इसे याद रखेंगे। उसके बाद है टेराकोटा, जो मैंने बॉक्स में लिखे हैं। आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था, तो इसे आप याद रखेंगे। तो अगर यह टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा लिख भी दीजिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक अगर हम अच्छा लगा तो बनाएं या ना बनाएं। तो ये यहीं तक रहने देते हैं, और हम लोग फिर नए जोश और जुनून के साथ फिर नए टॉपिक में मिलते हैं। सो थैंक यू।